हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग चैप्टर का पार्ट नंबर 3। डायरेक्टिंग में अभी तक की जर्नी में हम लोगों ने डायरेक्टिंग के फीचर्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्टिंग का और क्लास, उसमें से हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे जिसमें से एक हमें पढ़ना नहीं था जो कि था सुपरविजन। बट मोटिवेशन में क्लास हम लोगों ने नीड हेयर की थ्योरी, मोटिवेशन के फीचर्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए। आज की क्लास से मैं कहूंगा एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, तो अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कि मोटिवेशन का जो मोटिवेशन है एलिमेंट डायरेक्टिंग का, उसके अंदर ही कवर होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव्स देखो क्लास, मोटिवेट करने के लिए वर्कर को 2 तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना क्लास, उन्हें पैसा मतलब ज़्यादा चाहिए होता है लाइफ को चलाने के लिए, अपना घर परिवार सही से चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। और जो अपर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ मनी, तो उनको जो ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, मतलब उनको अगर तुम्हें मोटिवेट करना है ना, तुम पैसों का लालच नहीं दे सकते। उनको मोटिवेट करने के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जनरली यूज किया जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मली ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन क्लास पूछा भी जाता है इसके रिगार्डिंग। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव या मॉनेटरी इंसेंटिव किसको कहते हैं क्लास? द इंसेंटिव विच आर मेजर्ड इन फॉर्म्स ऑफ मनी एंड पेड टू द एम्प्लॉइज, दीज आर मोर पावरफुल फॉर लोअर। सीधी सी बात है, जो क्लास इंसेंटिव पैसों में दिया जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से होते हैं जो वर्कर्स को दिए जाते हैं, अब वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्लास पे एंड अलाउंसेस। वर्कर जब काम करता है क्लास, रेगुलर उसकी सैलरी में एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। उसका जो बेसिक पे है क्लास, वो साल 2 साल 3 साल में बढ़ता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंक्रीमेंट। इट रेफर्स टू रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस। और काफ़ी सारे अलाउंसेस भी धीरे धीरे वर्कर को देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो वो 1 साल 2 साल 3 साल बाद धीरे धीरे सैलरी साथ बढ़ेगी, लेकिन उसको नए नए अलाउंसेस दिए जाने लगेंगे। भाई ठीक है, मोबाइल अलाउंस ले लो आप, गाड़ी का जो फ्यूल है वो आप ले लो, इस तरीके से इंटरनेट का अलाउंसेस ले लो, धीरे धीरे आपको अलाउंसेस मिलने लग जाते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड पे एंड अलाउंसेस। और ये किस तरीके का इंसेंटिव है? मॉनेटरी इंसेंटिव। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। ये एक ऐसी चीज है जहां पे वर्कर से कहा जाता है कि इतना प्रॉफिट हम रखेंगे, इससे जो भी एक्सेस हुआ वो सारा का सारा आप लोगों में बांट देंगे। जो भी एक्सेस प्रॉफिट है, 100 करोड़ का मान लो प्रॉफिट हमारा टारगेट है, कल को 105 करोड़ का प्रॉफिट अगर हो जाता है, तो जो ये 5 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, ये हम लोग वर्कर यानी कि एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे वर्कर और एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे, हम और मेहनत करें, हम कंपनी को 100 की जगह अगर 150 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दे अपनी मेहनत से, या 110 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दे, तो जो 10-50 करोड़ फालतू हमारे पास आया है कंपनी के पास, वो वर्कर्स में बढ़ जाएगा। तो इससे कंपनी को काफी फायदा होता है और वर्कर्स को फायदा। कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, वो मिल गया, एक्स्ट्रा वर्कर में बढ़ गया, वर्कर भी खुश, कंपनी भी खुश, सब कुछ अच्छे से चलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। इन दिस द कंपनी फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, एंड इफ द प्रॉफिट एक्सीड दैट परसेंटेज, then the surplus profit is distributed among the employee. It encourages the employees to do more. क्लास वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहती है वर्कर्स, ताकि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, और जितना भी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए वो सारा का सारा किसको मिल जाएगा? वर्कर्स को। थर्ड इज बोनस। बोनस एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव विच इज वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर, स्पेशली इन इंडिया। दिवाली पे क्लास एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है, और किसी स्पेशल ओकेजन में भी बोनस दिया जा सकता है, बट स्पेशल इन केस ऑफ दिवाली या कंपनी के एनुअल डे पे। तो बोनस एक वन टाइम होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट बोनस का एक्ट भी है जो कहता है क्लास किस तरीके से आपको बोनस देना है, मतलब देना ही देना है बोनस। सो इट इज वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफर्ड टू एम्प्लॉय फॉर एनी ओकेजन और एनुअल डे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन दिवाली। इट इनकरेज द एम्प्लॉयज टू परफॉर्मिंग विद देयर बेस्ट एबिलिटीज। ये भी वर्कर्स को मोटिवेट करेगा ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। बोनस मिलेगा क्लास, लगभग सैलरी का 2-2.5 गुना मिलता है। किसी की सैलरी 40,000 है तो अप्रॉक्सीमेटली क्लास 80,000 से 1 लाख तक उसको बोनस मिलेगा, वन टाइम पेमेंट। तो क्लास वो खुश रहेगा, और वर्कर अगर खुश है, हैप्पी है, तो परफॉर्म अपना बेस्ट करेगा। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। देखो, इससे पहले जो आपने पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग, उसमें कंपनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रख के एक्स्ट्रा प्रॉफिट को वर्कर्स में बांट देती है, लेकिन को पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है।
को पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है क्लास, इसके अंदर वर्कर को स्टॉक दिया जाता है। स्टॉक का मतलब है कंपनी के शेयर्स। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ईसॉप दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मान लो मैं कंपनी हूँ और मेरे शेयर्स हैं 50 रुपए के, तो मैं वर्कर से बोलूंगा कि मैं ये शेयर्स आपको 40 रुपए के भाव से दे रहा हूँ, 5 लाख शेयर दे रहा हूँ, 50 वाले 40 के भाव से, और 5 साल तक टिक के काम करना है आपको, और उसके बाद आप ये शेयर्स को खरीद सकते हो, मतलब मार्केट में इसको बेच सकते हो, इसकी ओनरशिप आपको मिल जाएगी। इससे वर्कर को लगेगा कि भैया मेरे को इतना सारा शेयर्स कंपनी सस्ते में दे रही है, तो मैं क्या चाहूंगा, वर्कर क्या चाहेगा कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़े। तो उस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो कंपनी के शेयर की प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसके पास जो शेयर्स हैं उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? कंपनी अगर आपको अपने शेयर्स दे देती है, इसका मतलब कंपनी आपको ओनरशिप दे रही है। शेयर्स क्या होता है क्लास? ओनरशिप। तो कंपनी ने आपको ओनरशिप दे दी, आपको मालिकाना हक दे दिया कंपनी ने, आप भी मालिक हो कंपनी के। तो कंपनी के शेयर के प्राइस आज अगर मान लो 50 रुपए का है, कल को 60 का होगा, तो आपको 40 के भाव से मिला था, कल को 60 के हिसाब से 20 रुपए का आपको फायदा एक शेयर्स पे हो रहा है। तो 5 लाख शेयर्स पे 20 के हिसाब से कितना बनेगा आप अंदाजा लगा लो, ये आपका फायदा होगा। इसको बोलते हैं ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी आपको शेयर्स दे देती है ताकि आप अच्छे से क्लास काम करो, आप अच्छे से काम करोगे, शेयर प्राइस बढ़ेगा। समझ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, टाटा जो है अपने वर्कर्स को, जितने भी लोग काम करते हैं वहाँ पे, उन लोगों को बोलती है अगर आप शेयर्स लेते, उनको शेयर्स देती है, HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया, उनको ईसॉप दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करेंगे, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो उनका भी क्या होगा? फायदा होगा। समझ रहे हो? Under these incentive scheme, employees are offered company shares at price lower than the market price. Sharing of profit does not means ownership right to the employees. This create feeling of ownership. कई बार पेपर में आता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो क्रिएट करता है फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू द एम्प्लॉय, तो वो है को पार्टनरशिप का स्टॉक ऑप्शन। ये एक एम्प्लॉय के बीच में ओनरशिप की फीलिंग लेके आता है। स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप एम्प्लॉय के बीच में ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो ओनरशिप की फीलिंग लेके आता है। इससे पहले जो पॉइंट था ना प्रॉफिट शेयरिंग, ये ओनरशिप की फीलिंग लेके नहीं आता। आपको मुनाफा मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक बन गए, लेकिन यहाँ पे ईसॉप में आप मालिक बन गए। कमीशन, आप सबको पता है जो सेल्समैन होते हैं, जो सेल्स बेसिस पे काम करते हैं, उनको टारगेट सेट कर दी जाता है कि अगर आप 10 लाख तक की सेल करोगे तो आपको 5% कमीशन मिलेगा। 10 लाख से ऊपर की जितनी भी सेल होगी उस पर आपको 10% कमीशन मिलेगा, और 20 लाख से ऊपर की जो सेल होगी उस पर आपको 30% कमीशन मिलेगा। तो हर कोई चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। अगला है प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव। ये एक ऐसी चीज है जो आपने क्लास टेलर की टेक्निक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा, है ना। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम बोलते हैं इसको। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा हम आपको पे करेंगे। लाइक अगर आप 0 से लेके 100 यूनिट बनाओगे तो हर यूनिट का रेट लगेगा 2 रुपये। 100 से लेके 200 यूनिट बनाओगे तो हर यूनिट का लगेगा 4 रुपये। तो जितना ज़्यादा आप आउटपुट बनाते चले जाओगे उतना ज़्यादा पे हम आपको पर यूनिट करते चले जाएंगे, ताकि आप सोचो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाऊं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का मौका मिले। मोर वेजेस ऑफर फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, इट इनकरेज एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस मोर फॉर मोर अर्निंग हायर वेजेस। सीधी सी बात है, आप जितना ज़्यादा आउटपुट बनाओगे आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है, आप कोशिश करो। एग्जाम्पल ओला उबर में भी ऐसे होता है, आप जितनी ज़्यादा राइड्स लोगे, जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे किलोमीटर के हिसाब से, आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे क्या होता है, तो जो ओला उबर के ड्राइवर होते हैं वो सोचते हैं भैया कि हम लोग कोई ट्रिप छोड़े ना, हम लोग टाइम पास ना करें, अपने सिस्टम को बंद ना करें, हम काम करते जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा वेज मिलेगा, ताकि कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो आलसी होते हैं, है ना, और कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सैलरी अगर दोनों को बराबर बराबर दे दोगे तो कल को जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना वो भी आलसी हो जाएगा, बोलेगा मैं पागल हूँ, वो आलसी सोता रहता है, काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, सैलरी दोनों को बराबर बराबर मिलती है। तो जब इसको ज़्यादा पैसे दोगे आप तो आलसी काम करने लग जाएगा। आलसी सोचेगा कि भैया ये काम कर रहा है तो इसको ज़्यादा पैसे मिल रहा है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं भी काम करूँगा ताकि मुझे भी ज़्यादा पैसे मिले। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, और ये है क्लास फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव। इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान है। जब आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, आपकी एज 60 हो जाएगी, तब क्लास आपको रिटायरमेंट प्लान, तब आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा क्लास, और इवन आप इसको पेंशन प्लान भी कह सकते हो। पेंशन फंड, ग्रेचुइटी दिया जाता है क्लास। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट, दिस एक्ट एज अ
एज इंसेंटिव। देखो होता क्या है कि जब वर्कर की जॉब खत्म हो जाती है तो बूढ़ा हो जाता है, उसे काम कोई देता नहीं, वो काम करने लायक ज़्यादा बचता नहीं है, तो लास्ट के 20-30 ईयर्स जितने भी साल जिएगा तब तक के लिए क्लास कंपनी उसके लिए एक पेंशन अरेंज कर देती है। इसके लिए क्लास एक स्कीम होती है, प्राइवेट कंपनी में भी होता है क्लास स्कीम, कि आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटेगा और वो फिर बाद में आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो जब आपको पता है कि आप इस कंपनी से रिटायर होकर जब जाओगे तो आपको पेंशन भी मिलेगा, तो आप मोटिवेट रहोगे इस कंपनी के लिए और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। अगला है क्लास परक्विजिट्स। दीज आर सम स्पेशल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, जैसे कार अलाउंसेस हो गया, घर दे दिया आपने, चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंसेस की बात हो गई, लीव ट्रैवल की भाई छुट्टियां दे दी आपको ताकि आप घूमने फिरने जा सको, आपके मेडिकल का, ये सारे होते हैं क्लास परक्विजिट्स। इसको क्या बोलते हैं क्लास? परक्विजिट्स। ओके, और ये सारे के सारे होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर, स्पेशल बेनिफिट होते हैं। ठीक है, और ये सब क्लास एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। सीधी सी बात है, जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना क्लास, फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो फिर आप जाहिर सी बात है मोटिवेट रहोगे काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। बट हमेशा फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही काम नहीं चलता, कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी होते हैं क्लास। ठीक है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में हम पैसे नहीं देते लेकिन स्टिल वर्कर मोटिवेटेड रहता है अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करने के लिए। इसमें लिखा है क्लास, दीज इंसेंटिव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी but provide psychological and emotional satisfaction to the employees. These are more required for top level managers, जिनको emotional क्लास सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार हमें भी अप्रिसिएशन हुआ, हमारा भी, हमें भी एक डेजिग्नेशन मिला। दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जैसे आपकी क्लास का प्रिंसिपल अगर क्लास के बीच में आपकी तारीफ कर दे तो आपको अच्छा लगता है ना कि हाँ यार ये बिल्कुल मतलब अच्छी फीलिंग आती है, आप काम और बेहतर तरीके से करते हो, आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे लगन से अगर क्लास आपको रिवॉर्ड मिलता है अच्छा तो। अगला है इंसेंटिव के कौन कौन सा टाइप है। ये आपको एक केस स्टडी आएगी, उस केस स्टडी के अंदर से आप पहचानना होगा कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ इंसेंटिव है। सो सबसे पहला है क्लास स्टेटस। इट रेफर्स टू रैंक। आपकी एक रैंक है, आपको एक पावर मिल रही है, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ना, प्रेस्टीज हो रही है क्लास, आपकी प्रेस्टीज समझते हो ना, इज्जत बढ़ रही है आपकी। तो हायर स्टेटस और हायर रैंक देके आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्लास मैनेजर्स जो है मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, उनको एक रैंक देके। तो जितनी ज़्यादा रैंकिंग है आप उतना सुपीरियर फील करोगे और क्लास उतने ही ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहोगे। यहाँ पैसा नहीं दिया लेकिन रैंक दे दिया कि भाई नंबर 1 एम्प्लॉय है, ठीक है, तो या फिर ये इसको रैंक दे दिया, कोई कोई रैंक 1 रैंक 2 XYZ, उससे वो मोटिवेट हो जाएगा। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट प्रमोशन। कुछ बच्चे बोलते सर ये प्रमोशन है, तो प्रमोशन में तो सैलरी भी बढ़ती है, तो वो फाइनेंशियल हुआ, वो नॉन फाइनेंशियल कैसे हो गया? तो बता दूं आपको, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है, मैनेजर शुड प्रोवाइड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू हायर लेवल ऑफ जॉब। इट इंप्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। हम उनको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमने प्रमोशन किया नहीं, हमने उन्हें मौका दिया कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका प्रमोशन कल को हो सकता है। तो वो काम अच्छे से करेगा, उसको पता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा, तो वो काम अच्छे से करेगा, इसलिए वो मोटिवेटेड है। एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे मेरे सीनियर्स का प्रमोशन हुआ है, तो मुझे पता है कि भैया मेरा भी प्रमोशन होगा, तो मैं और अच्छे से काम करूँगा क्लास, और मेहनत करूँगा ताकि कल को मेरा भी प्रमोशन हो। तो यानी कि कंपनी एक अपॉर्चुनिटी तो दे रही है कि भाई प्रमोशन तो होगा, राइट? दिस इज कॉल्ड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तीसरा, एम्प्लॉय रिकग्निशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉन फाइनेंशियल में। एम्प्लॉय रिकग्निशन सबसे ज्यादा कंपनी यूज करती है। इट मींस गिविंग अ स्पेशल रिगार्ड, स्पेशल रेस्पेक्ट which satisfy the ego of subordinate. When employee are appreciated for their good performance, they feel motivated, which influence other employees also. Employee recognition program include, तो employee recognition program में क्या क्या आता है क्लास? वर्कर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ध्यान रख समझना, ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। वर्कर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, सबको क्लास मतलब सारे ग्रुप्स में, पीयर में, क्लास सबको आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। अगला है इंस्टॉलिंग क्लास रिवॉर्ड। आपने क्लास कोई रिवॉर्ड दिया, कोई अवार्ड दिया, कोई सर्टिफिकेट आपने दिया क्लास कि आपने बेस्ट परफॉर्म किया, तो आपके अचीवमेंट के लिए एक सर्टिफिकेट आपको मिला, तो भी क्लास वो सर्टिफिकेट आप सजा के रखोगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे सर्टिफिकेट मिला है, कोई क्लास मेडल मिला है क्लास आपको, कोई क्लास शील्ड मिला है आपको। तो ये सारी चीज़ें क्लास क्या किसके अंदर आती हैं? एम्प्लॉय रिकग्निशन के अंदर। आपका नाम नोटिस बोर्ड पे लगाया आपकी फोटो के साथ कि बेस्ट एम्प्लॉय है, टी शर्ट वगैरह दिया, कैप्स वगैरह दिया आपको। अब टी शर्ट कैप का मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल में काउंट करो उसको, वो टी शर्ट वो कैप क्लास आपकी इज्जत है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा,
जैसे मैं आईपीएल की बात कर रहा था, आईपीएल में पर्पल कैप मिलता है, ऑरेंज कैप मिलता है, तो क्या वो ऑरेंज कैप कोई मार्केट से नहीं खरीद सकता है? खरीद सकता है। क्या शील्ड जो मिलती है, जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, उसे जो अवार्ड, जो कप दिया जाता है, क्या आप पैसे देकर वो कप नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो, बट क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कभी नहीं। अगर कोई खिलाड़ी ऑरेंज कैप पहन लेगा तो क्या उसकी इज्जत बढ़ जाएगी? अगर उसने खरीद के पहना है तो नहीं, लेकिन हाँ, उसको अगर क्लास मिल रहा है, प्रॉपर रिवॉर्ड की तरह मिल रहा है क्लास उसको, तो जाहिर सी बात है उससे वो मोटिवेट होगा। आप शील्ड खरीद के लिए आओगे, कोई इज्जत नहीं होगी उसके अंदर, बेइज्जती और होगी। लेकिन अगर आपको शील्ड आपके स्कूल में मिल रहा है, तो वो जो इज्जत मिल रही है, फीलिंग मिल रही है, मैं उसकी बात करूँ, उस कप की वैल्यू नहीं कर रहा मैं, उसको बोलते हैं क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी शर्ट्स। तो यहाँ पे कंपनी अपने कुछ खास लोगों को टी शर्ट मिलता है, तो लोग कहते हैं यार ये टी शर्ट तो अच्छे एम्प्लॉय को मिलता है, इसके पास ये टी शर्ट है, मतलब ये एक अच्छा एम्प्लॉय है। वो जो इज्जत मिल रही है ना, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिकग्निशन। अगला है जॉब सिक्योरिटी। कंपनी आपको निकालेगी नहीं, कंपनी आपकी जॉब को सिक्योर करती है कि भैया इस बंदे की जॉब जाने वाली नहीं है, इसकी जॉब सिक्योर है। एम्प्लॉयज वांट्स टू बी सिक्योर्ड जॉब। सिक्योरिटी मीन स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इनकम, कि भैया आपको कल भी कमाई होगी, कल भी आपकी जॉब बनी रहेगी, आपको निकाला नहीं जाएगा, उसकी जॉब स्टेबिलिटी हो गई। लेकिन कई बार देखा भी गया है कि जॉब स्टेबिलिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। कई बार एम्प्लॉय सोचते हैं कि यार अब मेरी जॉब फिक्स है, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तो वो और ख़राब काम करता, अच्छे से काम नहीं करता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर आपने देखा होगा ऐसा कई बार, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनकी जॉब सिक्योर होती है तो वो लोग काम नहीं करते, इज्जत नहीं करते कस्टमर्स की, क्लाइंट की, है ना। अगला क्लास एम्प्लॉयज़, जैसे सरकारी आपने एसबीआई में देखा होगा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, मोस्टली टाइम में ये सर्वर नहीं आ रहा, लंच हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इज्जत नहीं करते वो कस्टमर्स की, डिपॉजिटर्स की, ठीक है, अकाउंट होल्डर की। तो वो जॉब सिक्योरिटी एक नेगेटिव, एक डार्क साइड जरूर रहता है, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो और उसमें आप वर्कर्स को बुलाते हो, एम्प्लॉय को बुलाते हो और कहते हो आप बताओ ये डिसीजन हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम सब मिलके ये सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हो, आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन, क्या व्यू है? देखना बहुत खुश हो जाएगा वर्कर, उसको लगेगा यार अपन की तो बहुत इज्जत है भाई, मेरे को पूछा जा रहा है मीटिंग में, मैनेजर्स की मीटिंग में मुझे बुलाया जा रहा है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उसको लगेगा यार हाँ मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कंपनी में कोई पोजीशन है, कोई स्टेक है, कोई वैल्यू है मेरी कंपनी के अंदर, तभी मेरे को पूछा जा रहा है। तो वो मोटिवेटेड रहेगा और उसको फीलिंग आएगा बिलोंगिंगनेस कि हाँ मैं भी इस पर्टिकुलर कंपनी का हिस्सा हूँ, और वो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग, वेलकम देयर सजेशन, आस्क देम बिफोर असाइनिंग द जॉब। क्लास ये कहीं ना कहीं क्लास उनको मोटिवेट करेगा। कोई काम देने से पहले उनसे पूछो कि आप इतना काम कर लोगे आराम से, तो शायद आपने देखा कई बार आपके स्कूल के टीचर भी बोलते होंगे बेटा आपको आप इतना होमवर्क दे रहा हूँ कि आप याद करके आओगे। वो चाहते जबरदस्ती कह सकता था आपसे भाई याद करके ही आना, नहीं तो अगले दिन मुर्गा बनोगे आप, है ना। लेकिन वो नहीं कहते, आपसे कहते हैं कि क्या आप कर लोगे, तो आपको ना अंदर से लगता है यार इन्होंने हमें कोई काम दिया, मना कैसे करें। आप बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल करके आएंगे। इसमें और जबरदस्ती काम दे रहे हैं फ़र्क है, इसमें आप मोटिवेटेड रहोगे इस काम को करने के लिए खुद, बिकॉज कमिटमेंट आपकी तरफ से आई है और वहाँ पे आपकी तरफ से प्रेशर था, राइट। सो एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन भी कुछ ऐसा ही है, जब आप एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करते हो डिसीजन मेकिंग में, सो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करेगा, और दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अगला है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जब आप कंपनी में जाते हो, आपको लगता है कंपनी के सारे लोगों से मेरी बातचीत है, एक अच्छा माहौल है, आप डरते नहीं ऑर्गेनाइजेशन में घुसने से, तो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करोगे। और बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करने का मतलब है आप मोटिवेट रहोगे और काम को अच्छे से पूरा करोगे। इट रेफर्स टू हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट। अक्सर देखा होगा कि सुपीरियर से डरते हैं सबॉर्डिनेट, जो है जो नीचे कर्मचारी होते हैं, ऊपर वाले डरते हैं, लेकिन यहाँ डराना नहीं है, एक अच्छा क्लाइमेट रहना चाहिए ताकि कोई डाउट हो पूछ सके उसे, कोई दिक्कत परेशानी हो बता सके, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है वो बता सके, और सुपीरियर भी उनसे क्लास अपना काम पूरा का पूरा करवा सके और उनको एफर्ट्स न डालने पड़े इतने उस काम को करवाने में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक गुड और हेल्दी रिलेशनशिप है। A positive approach adopted by the manager create a better organization climate। मैनेजर अगर पॉजिटिव है ना तो क्लास कहीं ना कहीं बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्रिएट होता है। वेयर एज नेगेटिव अप्रोच मे स्पॉइल द क्लाइमेट ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। सीधी सी बात है, कोई टीचर अगर आपकी बेहिसाब इंसल्ट करता है तो शायद आप उसे पसंद नहीं करोगे, उसे काम करना तक पसंद नहीं करोगे, उसी क्लास में बैठना और उससे पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर कोई टीचर आपको मोटिवेट करता है, आपको बोलता है कोई बात नहीं यार, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई बच्चा थोड़ा कमजोर रहता है, कोई बच्चा थोड़ा तेज रहता है,
और तेज तो तेज है ही, उसको आपने तेज नहीं बनाया। आप कमजोर के पीछे मेहनत करो, उसको अच्छे से सिखाओ, उसको पास कराओ, उसको मोटिवेट करो, भाई तू करेगा तो हो जाएगा। उसको ये मत बोलो कि भाई तू फेल नहीं हो, तू तो पास ही नहीं हो सकता कभी। तो इसमें तो मेरी खुद की बेइज्जती है। अगर किसी टीचर का बच्चा फेल हो रहा है तो टीचर का ही फेलियर है उसके अंदर। अगर कोई जो शिक्षा दे रहा है, भाई तुम्हारी शिक्षा उसको ऐसी मिली कि वो फेल हो गया, तो ये तुम्हारी ही इंसल्ट है। तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तो शायद अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। अगर उसको अंदर आप ये सेट कर दो कि भैया तू तो फेल हो जाएगा, पास नहीं हो सकता, तो शायद वो कभी पास हो भी नहीं पाएगा। चाह के वो यार मैं तो हो ही नहीं सकता यार, मेरे सर कहते हैं मैं नहीं हो सकता, तो वो शायद पढ़ेगा भी नहीं। बट हाँ, अगर आप उसे मोटिवेट करोगे तो सोचेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, और ये कई दिन में कंपाउंड होकर उसका रिजल्ट अच्छा बना देगा। तो क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट का मतलब क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, जिससे क्लास सबॉर्डिनेट काम बेहतर तरीके से करेगा और सुपीरियर भी उससे इजीली काम करा लेगा। एंड दिस ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अगला है जॉब इनरिचमेंट इज जॉब ऑटोनॉमी। कई बार क्या होता है, वर्कर एक ही काम करते करते बोर हो जाता है, तो मैनेजर उसको क्या कर सकता है? चैलेंजिंग जॉब दे सकता है, नए नए चैलेंजिंग जॉब, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, जिसमें वो काम करेगा, सीखेगा। लाइफ में हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया करो। वो मुश्किल लगेगा, जो चीज़ मुश्किल लग रही है, ये सोचो कि अगर मैं इस काम को कर लूंगा तो इस मुश्किल से, इस डर से तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, आगे और नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और आप बच्चों मत काम से। जो जितने मुश्किल सवाल है आप उनको बना लो, क्योंकि उसके बाद वो सवाल मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप एक बार उसको बना लेते हो तो। जब तक आप उसको नहीं बनाओगे डर बना रहेगा। एक बार कॉपी पेन उठाओगे, बनाओगे, बन जाएगा। याद करोगे ना, एक बार कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। एक चैप्टर अगर आपने याद करना सीख लिया तो आप 2 भी याद कर लोगे, 3 भी याद कर लोगे, 4 और 12 के 12 चैप्टर आप याद कर सकते हो। तो चैलेंजिंग जॉब और ऑटोनॉमी, आपको जो सा काम अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करो। तो वर्कर वो काम करेगा जो उसके मन में है, जिसमें वो इंटरेस्ट है, वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। या फिर आपने उसे चैलेंजिंग जॉब दी जब वो एक काम को करते करते बोर हो गया हो। जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विथ डिजाइनिंग जॉब्स या challenging job. Employees get bored by performing routine job. By offering them challenging job, autonomy to perform job, interesting jobs, employee get satisfied and they are motivated. तो उसको challenging job दो और उसको जो काम अच्छा लगता है वो काम दो, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और बेस्ट एबिलिटी से अपना काम कर सके। लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी, कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा काम से बचोगे उतना ही आपका कभी प्रमोशन नहीं होगा। अगर आप काम करोगे, सीखोगे, चैलेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, तो आगे आपका प्रमोशन होगा और क्लास आप एक अपर लेवल पे पहुंच जाओगे, सीईओ सीएफओ तक, राइट। सो ये सारे के सारे थे नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अगली क्लास में हम लोग लीडरशिप पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग क्लास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से इतना पढ़ के आना, एंड नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। बहुत बड़ा चैप्टर है, अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट और लगेंगे इसके, और इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे याद करके पढ़ के जरूर आना, और प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। कॉमेंट करके बताओ क्लास कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली और बीएसटी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको। डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन के साथ आऊँगा जल्दी।